हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 फरवरी। आज हम देखेंगे पिछले एक हफ्ते के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन, जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज जो है कोटेशन है वो कोटेशन से भी बहुत बड़ी चीज़ है। आज जो है 11 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। यानी कि जो हमारी सोसाइटी में महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये हमें डिसाइड करना होता है आज 11 फरवरी को। ओके, आपने बहुत फेमस एक कोटेशन सुना होगा अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर हमें किसी भी समाज को देखना हो कि वो कितना उत्थान कर रहा है, वो कितना डेवलप है, तो हमें वहाँ पे उस सोसाइटी की महिलाओं की स्थिति को देखना चाहिए कि अगर वहाँ पे महिलाओं की जो कंडीशन है वो सही है तो समझिए कि वो समाज जो है उत्थान की राह पे है। और इसी से संबंधित जो विवेकानंद जी हैं वो भी बहुत अच्छा लाइन बोले हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो जब तक वहाँ की जो महिलाएं हैं, क्योंकि एक देश में मान लीजिए 100% लोग रहते हैं तो नो डाउट वहाँ पे 50% पुरुष होंगे मेल और 50% महिलाएं होंगी यानी कि फीमेल। और जब तक 50% महिलाएं भी आगे नहीं आएंगी तब तक वो देश जो है सिर्फ 50% के लोगों के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी कि हमारे देश के विकास में, हमारे सोसाइटी के विकास में महिलाओं का आगे आना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो आप लोग भी अपने स्तर पे जितना हो सके महिलाओं को आगे बढ़ाने में हेल्प जरूर करिएगा। ओके, जो जहाँ पे है, जिस लेवल पे है, वहाँ पे कोशिश कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। यानी कि अभी हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकला है अमेरिका। तो अब इसके साथ साथ और कौन सा देश है जो इसमें से बाहर निकलने का फैसला किया है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये डिसाइड किया गया है बी, अर्जेंटीना देश के द्वारा। कौन निकल रहा है? अर्जेंटीना। देखिए इसके बारे में डिटेल में। अमेरिका के बाद जो है अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का घोषणा किया है। राष्ट्रपति जो यहाँ के हैं वो है जेवियर मिलेई। इनकी सरकार ने आरोप लगाया है कि जो WHO है वो जो कोविड-19 का महामारी था उस समय स्वास्थ्य प्रबंधन का काम सही रूप से नहीं कर पाया है, इसलिए अब इसमें रहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये अपना काम सही से नहीं कर रहा है। यही आरोप लगा करके इसमें से ये देश बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि अर्जेंटीना कहाँ पे है। ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अर्जेंटीना से हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। सीधे क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे बड़ा मांस का निर्यात करने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है वो? अर्जेंटीना यही देश है। ओके, विश्व में सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात करता है। ओके, और इसी देश में एक मैदान पाया जाता है, उस मैदान का नाम है चेको का मैदान। कौन सा है? चेको का मैदान। तो अगर आपके एग्जाम में सीधे पूछे कि चेको का मैदान किस देश में है तो अर्जेंटीना में है। अगर ये पूछे कि चेको का मैदान जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है तो दोस्तों ये कपास के उत्पादन के लिए फेमस है। क्या उगाया जाता है यहाँ पे? कपास का उत्पादन क्षेत्र है ये। और यही अर्जेंटीना में एक बहुत ही फेमस क्या पाया जाता है? घास का क्षेत्र पाया जाता है। ओके, ग्रास लैंड एरिया यहाँ पे, उसका नाम आपने सुना ही होगा, उसका नाम है पंपास। तो उसी देश की बात हो रही है अर्जेंटीना की। और ये जो घास क्षेत्र है पंपास वाला, वहाँ पे एक घास पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा अल्फा। कई बार एग्जाम में भी पूछता है कि अल्फा अल्फा जो घास है वो कौन से घास के मैदान में क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो पंपास में। ये है नाम अल्फा अल्फा घास का। ओके, तो बात हो रहा है अर्जेंटीना का, जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ओके, इसका ये राजधानी है। और यहाँ का जो मुद्रा है यानी कि जो करेंसी है यहाँ की वो है पेसो। ये यहाँ की मुद्रा है। ओके, तो ये हो गया अर्जेंटीना के बारे में। तो ये कहाँ से बाहर निकल रहा है? WHO से। तो देख लीजिए इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये जो WHO है इसका नाम है हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और यही वजह है कि 7 अप्रैल को पूरी दुनिया क्या मनाती है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। ओके, ये जो WHO बनाया गया था इसका जो मिशन है, लक्ष्य है, वो है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, दुनिया को सुरक्षित रखना और कमज़ोर लोगों की सेवा करना। ये WHO का मोटो है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, यानी कि स्विट्जरलैंड देश में।
अगर बात करें भारत इसका कब सदस्य बना था, तो वो बना था 12 जनवरी 1948 को। ओके, तो ये सब कुछ रहा डिटेल में WHO के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। यानी कि जो फीफा है ये किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है, आपको बताना है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये किया गया है सी, पाकिस्तान देश के फुटबॉल महासंघ को। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि फीफा का मानना है कि ये जो महासंघ है पाकिस्तान का, इसका जो संविधान है देश में खेल के सुचारू और न्यायपूर्ण शासन के लिए ठीक नहीं है। तो ये आरोप है फीफा का। 2017 के बाद से यह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का तीसरा निलंबन है। यानी कि ये पिछले कई बार से निलंबित होता आया है पाकिस्तान का फुटबॉल महासंघ। यहाँ पे बात हो रहा है कि फीफा ने किया है इसको निलंबित। तो देख लीजिए कि फीफा के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। बात अगर करें हम फीफा का, तो ये जो है फीफा नाम से जाना जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका स्थापना हुआ था 21 मई 1904 को। तो ये ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है स्विट्जरलैंड देश में। ओके, तो ये रहा फीफा के बारे में। अगर बात हो रहा है फीफा का, पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ का, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी कुछ ऐसा ही एक संघ है जिसको हम लोग बोलते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ये है भारत के लिए। इसका स्थापना हुआ था 23 जून 1937 को। और भारत का जो ये महासंघ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है द्वारका, दिल्ली में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में 9वें नंबर का एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है। किसकी बात हो रही है, 9वें नंबर का एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है, आपको बताना है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये शुरू हुआ है ए, चीन में। कहाँ शुरू हुआ है, चीन में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। एशियाई ओलंपिक परिषद जो है 7 से 14 फरवरी 2025 तक चीन के हार्बिन में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कर रही है। तो ये चलेगा 7 से 14 फरवरी तक चीन के हार्बिन शहर में। हार्बिन जो है दूसरी बार शीतकालीन एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले ये हुआ था 1996 में। यहाँ पे 45 देशों के एथलीट जो है वो 6 खेलों के 64 स्पर्धाओं में भाग लेने वाले हैं। और ये है इसका लोगो। यहाँ का जो शुभांकर है इस बार का, वो है बिनबिन और नीनी। दोनों जो क्या है, ये चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघ हैं। कौन, बिनबिन और नीनी। और यही दोनों इस बार के क्या है, शुभंकर है। और अगर जो बात करें हम खेलों का नारा, तो ये क्या है, शीत ऋतु का सपना, एशिया में प्रेम। ये इस बार के खेल का नारा है। अगर बात करें खेलों का प्रतीक क्या है, तो वो है ब्रेक थ्रू। ओके, यहाँ पे ये फोटो देख सकते हैं। ये कौन कौन है, ये बिनबिन और नीनी। बात करें अगर हम, भारत जो है हार्बिन शीतकालीन खेलों में 88 सदस्य भेज रहा है, जिसमें 59 एथलीट हैं और 29 अधिकारी शामिल हैं। तो ये भारत के द्वारा यहाँ से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। अभी इसके बारे में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। देखिए इसके आगे डिटेल में बात हो रहा है यहाँ पे एशियाई शीतकालीन खेलों के बारे में। तो दोस्तों इसका आयोजन कौन करता है, इसका आयोजन करता है एशियाई ओलंपिक परिषद। यह हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। क्या चीज़, एशियाई शीतकालीन खेल। ठीक है, हर 4 साल पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जानना। प्रथम जो एशियाई शीतकालीन खेल हुआ था वो 1986 में कहाँ पे हुआ था, जापान देश में हुआ था। शीतकालीन जो एशियाई खेल है, जापान जो है इसमें सबसे सफल टीम है। यानी कि ये जो खेल होता है, अभी तक सबसे सफल टीम कौन सी रही है, जापान की टीम, जिसने 397 पदक जीता है, जिसमें 138 स्वर्ण है, 144 रजत है और 144 कांस्य पदक है। यानी कि इस प्रतियोगिता का जो सबसे सफल टीम है वो है जापान। भारत ने शीतकालीन एशियाई खेलों में कोई पदक नहीं जीता है। हमने क्या बताया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जो शीतकालीन एशियाई खेल है, इसमें भारत अभी तक कोई भी पदक नहीं जीता है। तो देखिए इस बार कैसे क्या होता है, जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये तो हो गया इस बार की बात। 2029 में, यानी कि ये हर 4 साल पे होता है, 2025 में हो रहा है। अब अगला होगा 2029 में। तो वो कहाँ पे होने वाला है, सऊदी अरब में। 25 में हो रहा है चीन में और 29 में होने वाला है सऊदी अरब में। ओके, इसका आयोजन कौन कर रहा है, एशियाई ओलंपिक परिषद। तो चलिए देख लेते हैं इसके भी बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एशियाई ओलंपिक जो परिषद है, या एशियाई ओलंपिक परिषद जो है, एशिया में खेलों की सर्वोच्च निकाय संस्था है। यानी कि ये एशिया में खेलों को कंट्रोल करता है।
यह एशियाई स्तर के महाद्वीपीय खेलों का आयोजन करता है, जैसे कि ग्रीष्मकालीन एशियाई खेल, एशिया में शीतकालीन एशियाई खेल। ओके, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 16 नवंबर 1982 को। जितने भी ऐसे संस्था होते हैं उनका गठन और उसका जो हेड क्वार्टर है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर न्यूज़ में चल रहा है तो फिर समझ जाओ कि उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जो एशियाई ओलंपिक परिषद है इसका जो मुख्यालय है वो है कुवैत देश में। प्रेजेंट टाइम में इसमें जो सदस्य देश है वो है 45 एशियाई देश, और जो अध्यक्ष है भारत के हैं राजा रणधीर सिंह जी। ओके, ये इसका लोगो है एशियाई ओलंपिक परिषद का। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में बांधवगढ़ में करंट लगने से बाघ की मौत हो गई है। तो बांधवगढ़ किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो बताइए कि जो बांधवगढ़ है ये किस राज्य में है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है दोस्तों ए मध्य प्रदेश में, यानी कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक वयस्क बाघ की बिजली के जाल में फंसकर मौत हो गई है। ओके, ऐसा इसलिए हुआ है कि जो ये यहाँ पे बिजली का जाल बिछाया गया था ये वहाँ पे जंगली सुअर से बचाने के लिए लगाया गया था, और इसमें ये खुद जा करके फंस गया है और इसकी मृत्यु हो गई है। बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे 2020 से लगभग 51 बाघों की मौत की सूचना आई है, जो कि बहुत ही सोचने वाली बात है। यहाँ पे हमने देख लिया कि बांधवगढ़ में ये मृत्यु हुई है। तो देख लीजिए कि अभी एमपी में ऐसे और कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा प्रोटेक्टेड एरिया एमपी का। देखिए यहाँ पे कुल्लू नेशनल पार्क है। ओके, यहाँ देखिए गांधी सागर, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए राता पानी, उसके बाद नौरा देही, सतपुरा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ यहीं की जो बात हो रही है अभी। ओके, संजय, यहाँ पे संजय घड़ियाल, पन्ना, केन घड़ियाल, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये सब एरिया कहाँ का है, ये सब मध्य प्रदेश राज्य का है। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं कि टाइगर की मृत्यु हुई है क्योंकि हम टाइगर को पिछले कई दशक से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरू किया था एक प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब शुरू हुआ था, 1973 में। उससे पहले 1970 में केंद्र सरकार ने बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगाया था, और 1972 में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था। 1973 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण ने WWF के सहयोग से कार्बेट सहित 9 नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, सबसे पहले लागू हुआ था कहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है। ओके, कौन सा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, कमेंट करके बताइएगा आप। उसके बाद यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि जो ये टाइगर है इसको हम लोग बचाने के लिए एक दिवस मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस। ये कब मनाते हैं, 29 जुलाई को। ओके, हमने देख लिया कि अभी टाइगर की मृत्यु हुई है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इसी के साथ अभी हाल ही में एमपी के रीवा में एक खोला गया है सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र, यानी कि वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वाइट टाइगर होते हैं उनको भी हम बचाएं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है कि अभी कहाँ खोला गया है वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो ये खोला गया है रीवा जिले में, यानी कि मध्य प्रदेश में। चलिए चलते अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसकी बात हो रही है, सिटी बैंक इंडिया के नए प्रमुख कौन बने आपको बताना है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो अभी हाल ही में बनाए गए हैं डी के बाला सुब्रमण्यम। कौन बने हैं, के बाला सुब्रमण्यम जी। देखिए इनके बारे में डिटेल में। सिटी बैंक ने के बाला सुब्रमण्यम को इंडिया का सब क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ओके, ये किनका स्थान लेने वाले हैं, ये अशोक खुल्लर का स्थान लेंगे। और जो बाला सुब्रमण्यम है ये 1996 में इस बैंक से अपना करियर शुरू किए थे। ओके, किस बैंक की बात हो रही है, सिटी बैंक की। तो देख लीजिए इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये जो सिटी बैंक है ये कहाँ का बैंक है दोस्तों, ये यूएसए का एक बैंक है जो कि एक बहुराष्ट्रीय निगम है। ओके, तो ये किस देश का बैंक है सिटी बैंक, ये है यूएसए का, यानी कि अमेरिका का। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1812 में, और उस समय इसका नाम था सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, इसका जो संस्थापक थे
जिन्होंने इसका स्थापना किया था उनका नाम है सैमुअल ऑसगुड। ओके, क्या नाम है? सैमुअल ऑसगुड। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में। बैंकों की जो शाखाएं हैं वो अभी 19 देशों में फैली हुई हैं। सिटी बैंक ने भारत में अपना संचालन शुरू किया था 1902 में कोलकाता से। कहाँ पे शुरू किया था सबसे पहली बार? सिटी बैंक इंडिया 1902 में कोलकाता से। ओके, मार्च 2023 में इस डिवीजन को एक्सिस बैंक द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। तो ये सब कुछ रहा सिटी बैंक के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो ये जो नई आबकारी नीति आई है 2025-26 के लिए किस राज्य सरकार ने निकाला है आपको बताना है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये शुरू किया गया है डी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। मतलब ये मुझे पढ़ाते समय समझ नहीं आता है कि ये नीति है कि क्या है। मतलब जनता के जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पता नहीं कैसी नीति है। बट ठीक है, आ रहा है तो फिर पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि पढ़ाते समय भी एक अफसोस वाली फीलिंग आती है। ओके, जो नई नीति है इसके तहत क्या होगा, देसी विदेशी शराब, बियर और भांग की जो फुटकर दुकानें हैं इनको लाइसेंस अब कैसे मिलेगा? ई लॉटरी के द्वारा दिया जाएगा। और इसके तहत हर प्रकार की शराब जो है अब एक ही जगह पर मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों प्लान बना है? क्योंकि जो सरकार का लक्ष्य है उसका लक्ष्य है कि हम 55,000 करोड़ रुपए क्या कर लें, राजस्व जुटा लें इसके द्वारा। और ये जो लक्ष्य बनाया गया है पिछले वर्ष से 4,000 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये फ़ायदा है इस नीति का। और इस नीति में एक चीज़ और है कि इसमें आपको 60 और 90 ml में मिलेगी विदेशी शराब। यानी कि अभी तक विदेशी शराब नहीं मिलती थी। अब पता नहीं मतलब मिलती थी नहीं मिलती थी, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे नीति में डाला गया है कि 60 और 90 ml की जो विदेशी शराब है वो भी आपको अवेलेबल अब होने वाली है। नई नीति में देसी मदिरा को एसेप्टिक ब्रिक पैक में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शराब में मिलावट की संभावना समाप्त होगी। यह जो नीति है राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने और शराब व्यापार को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। ओके, तो ठीक है, अब देखिए क्या है, ये क्या ही बताए। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कहाँ NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो किसकी बात हो रही है? NSDC इंटरनेशनल अकादमी ये कहाँ पे बना है? दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है डी, ग्रेटर नोएडा में, यानी कि यूपी में बनाया गया है NSDC इंटरनेशनल अकादमी। देखिए इसके बारे में डिटेल में। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। यह जो अकादमी है भारतीय युवाओं को वैश्विक रोजगार अवसरों के बीच की खाई को पाटने के लिए विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रदान करने वाला है। यानी कि ये जो संस्था होगा यहाँ पे बच्चों को विश्व स्तरीय कौशल विकास देखने को मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। यह जो है विदेशी भाषाओं, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार कौशल और विमानन में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली है। यानी कि ये इन सब क्षेत्रों में काम करने वाला है। ओके, यह संस्था जो है जर्मनी, जापान, इजराइल जैसे देशों की स्किल डिमांड के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा। यानी कि इन सब देशों की जो टेक्नोलॉजी है इन सब फील्ड में ये सब यहाँ पे यूज की जाएगी, भारत के लोगों को सिखाया जाएगा। ओके, तो ये कहाँ पे बना है? ये बना है ग्रेटर नोएडा में, यानी कि यूपी में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ओके, 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल का जो 3rd पोजीशन इवेंट है इसमें गोल्ड मेडल कौन लाया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये लाया गया है बी, नीरज कुमार जी के द्वारा। कौन लाया है? नीरज कुमार जी। देखिए इनके बारे में डिटेल में। उत्तराखंड में ये हो रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हो कहाँ पे रहा है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में कौन लाया है? नीरज कुमार जी ने। ओके, नीरज जो है ये सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के खिलाड़ी हैं। ये हो गया पुरुषों की बात। अगर बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में आशी चौकस ने सेम इसी पोजीशन में लेकर के आई हैं स्वर्ण पदक। ओके, तो ये रही महिलाओं में जीतने वाली। ये मात्र 22 वर्षीय हैं, 598 का असाधारण स्कोर बनाई हैं, जिससे ये 2023 में स्विफ्ट रिकॉर्ड द्वारा बनाए गए 594 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए हैं। ओके, तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक इसी प्रतियोगिता में। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, 11 फरवरी को पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ AI एक्शन समिट का सह अध्यक्षता कौन सा भारतीय नेता करेगा? यानी कि पेरिस में होने वाला है
एआई एक्शन समिट, तो इसमें भारत की ओर से कौन सा अध्यक्षता करेगा? दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे पहुँचेंगे अपने बी, नरेंद्र मोदी जी। ओके, देखिए इनके बारे में डिटेल में। फ्रांस के पेरिस में पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 होने जा रहा है। यह समिट जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पहल पर आयोजित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जो है इस समिति के सह अध्यक्ष होने वाले हैं। ओके, इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर के कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। यह सम्मेलन 2023 में हुआ था कहाँ पे? ब्रिटेन में। 2024 में हुआ था दक्षिण कोरिया में, और 25 में कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस के पेरिस में। ओके, तो ये रहा एआई के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में एआई टूल्स के द्वारा कोई भी अगर चाइल्ड एब्यूज़ कर रहा है, चाइल्ड एब्यूज, तो इसको कौन सा देश जो है वो अपराध घोषित कर दिया है? तो वो किया है ब्रिटेन। यानी कि एआई के द्वारा अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो चाइल्ड एब्यूज़ कर रहा है, तो ये एक अपराध है। किस देश में? आज से ही ब्रिटेन में। ओके, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? रेशम उत्पादन विभाग ने कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया है? ओके, तो बताइए कि ये जो रेशम किसान मेला है कहाँ पे हो रहा है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, ये हो रहा है बी, उधमपुर में। कहाँ पे हो रहा है? उधमपुर में। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको बस सिंपल ये जानना है रेशम के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये जो रेशम का जो उत्पादन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। एग्जाम में कई बार पूछता है, बार बार पूछता है, तो रेशम उत्पादन को हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर। ओके, और जो रेशम की जो खोज हुई थी, सबसे पहले रेशम की खोज वो हुई थी 1180 ईसा पूर्व में। कौन से देश में हुआ था सबसे पहली बार? चीन में। चीन से ही रेशम जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ओके, और जो रेशम के जो कीड़े होते हैं वो कौन से पत्ते पे लगते हैं? तो वो लगते हैं शहतूत के पत्ते पे। तो रेशम के बारे में इतना बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बस सिंपली आपको ये जानना है कि रेशम किसान मेला कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बी, उधमपुर में। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? 15वें एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ कहाँ हुआ है? किसकी बात हो रही है? 15वें नंबर की एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये हो रहा है बेंगलुरु में। सी, कहाँ पे? बेंगलुरु में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। एशिया के सबसे बड़े, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, द्विवार्षिक, यानी कि हर दूसरे साल पे होता है। ओके, तो इस बार का ये 15वें नंबर का है। कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में। जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा मंच है जो भारत को ताकत, लचीलापन और आत्मनिर्भर बनाता है। और इस सेमिनार का जो उद्घाटन हुआ था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए थे? इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन है? डॉक्टर वी नारायण जी। ओके, और यहाँ पे डीआरडीओ के अध्यक्ष भी आए थे। क्या नाम है उनका? डॉक्टर समीर वी कामत जी। ओके, इस बार का ये जो सेमिनार है, इसका जो विषय है वो है भविष्य की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी डिजाइन सत्यापन की चुनौतियाँ। ये इस बार का विषय है। और इस जो सेमिनार में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्पेन की एयरबस और डिफेंस एंड स्पेस, ब्रिटेन की रोल्स रॉयल्स, इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और फ्रांस की सफरान आदि देश की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं ये सब शामिल यहाँ पे हुई थी। तो कहाँ पे हुआ है? ये बेंगलुरु में हुआ है, जिसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? यानी कि नक्सल फ्री कौन सा राज्य हुआ है हाल ही में? सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो अभी हाल ही में फ्री हुआ है डी, कर्नाटक राज्य। देखिए इसके बारे में डिटेल में। कर्नाटक में 2 दिन पहले ही आखिरी जो है 2 बचे नक्सली थे, उन्होंने क्या किया है? आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी के साथ जो है सिद्धारमैया सरकार ने दावा किया है कि कर्नाटक अब नक्सल मुक्त राज्य बन चुका है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 1 साल के लिए कौशल विकास ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनको 5,000 रुपये की मासिक सहायता देने का भी वादा किया गया है। तो कौन सा राज्य फ्री हुआ है? कर्नाटक राज्य। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो जो ट्रांसजेंडर है ये अब प्रतिबंधित है महिला खेलों में। कौन से देश में? सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये बना है नियम बी, अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर एथलीटों को लड़कियों और महिलाओं के खेलों में भाग में लेने के लिए क्या किए हैं? रोकने के लिए ये नियम बनाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो आदेश है, उन पर जन्म के समय अगर पुरुष है और बाद में महिला बन रहे हैं तो उन पर ये नियम लागू होने वाले हैं। ट्रंप ने अपने अभियान के दौरान कहा था कि पुरुषों को महिलाओं को खेल से दूर रखना है। यानी कि ऐसे पुरुष जो बाद में महिला बन गए हैं,
ऐसे लोगों को महिला कैटेगरी में फाइट करने से हमें रोकना है। ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है बहुत ज़्यादा क्योंकि 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में क्या होने वाला है, ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन। तो इसलिए ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे क्या आगे होने वाला है। चलिए चलते अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदल करके इटर्नल कर दिया है? यानी कि इनमें से कौन सा कंपनी है जिसका नाम अब इटर्नल कर दिया गया है? तो वो है दोस्तों डी, जोमेटो। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। जोमेटो ने कंपनी का नाम बदल करके इटर्नल कर दिया है। जोमेटो जो है 2022 से ही आंतरिक रूप से इटर्नल नाम का उपयोग शुरू कर दिया था। इटर्नल जो लिमिटेड के तहत हमें ध्यान देना है, ये जो जोमेटो है ये अब जोमेटो रहेगा, लेकिन अब इसके बाहरी चारों ओर से एक तरह से क्या बन गया है, इकाई बनाया गया है, 4 प्रमुख व्यावसायिक इकाई। तो उसमें जो है अभी जो जोमेटो है ये तो सेम टू सेम बना रहेगा, जिसका काम होगा फूड डिलीवरी का। इसमें एक और है, ब्लिंकिट है, इसका काम है क्विक कॉमर्स यूनिट, जो मिनटों में किराना का सामान पहुंचाता है। इसमें देखिए हाइपर प्योर, ये जो है B2B सप्लाई चेन बिजनेस में काम करता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये लाइव इवेंट और लॉजिस्टिक बिजनेस को संभालता है। और इन चारों को मिला करके अब जो नाम रखा गया है उसका नाम रखा है इटर्नल। ओके, यानी कि जो जोमेटो है अब जोमेटो आ जाएगा इटर्नल के अंदर। यानी कि इटर्नल में अब कितनी इकाइयाँ हैं, 4 प्रमुख व्यावसायिक इकाइयाँ हैं, जिसमें से एक रहेगा अब जोमेटो। तो ये चेंजिंग आया है। चलिए चलते अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ओके, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती है वो पहली अश्वेत महिला है। तो बताइए कि वो कौन है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, वो है बी, तसेंगो गिलई। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सेंगो गायले। ओके, गिलई या गायले आप कुछ भी बोल सकते हो। देखें इनके बारे में डिटेल में। सेंगो गायले ने 2025 में लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया है। ओके, वह यह खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला और 2016 की विजेता कैंडिस अब्राहमस के बाद दूसरी दक्षिण अफ्रीकी बनी है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जीतने वाली दूसरी और अश्वेत महिला पहली बनी है ये। तो क्या नाम है इनका? सेगो गायले 2025 की क्या बनी है ये? मिस वर्ल्ड। यहाँ पे इनके फोटो आप देख सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में विश्व फार्मा कोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो किसकी बैठक है ये? विश्व फार्मा कोपियाज की 15वीं नंबर की अंतर्राष्ट्रीय बैठक। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? ए, नई दिल्ली में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। नई दिल्ली ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की है। बैठक का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने। विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है, यानी कि WHO के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भारतीय फार्माकोपिया आयोग के जो सचिव, सह वैज्ञानिक निदेशक तथा औषधि महानियंत्रक हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ये भी उपस्थित थे। बात हो रहा है अगर फार्माकोपिया का, तो दोस्तों ये किसी भी देश में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के लिए मानक और गुणवत्ता ये तय करती है। कौन? फार्माकोपिया। विश्व फार्माकोपिया के जो पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी वो 29 फरवरी से 2 मार्च 2012 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। यानी कि इसकी पहली बैठक हुई थी 2012 में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड देश में। तो ये रहा फार्माकोपिया मीटिंग के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किसने 67वें नंबर का ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये कौन सा अवार्ड शो है? 67वें नंबर का ग्रैमी अवार्ड है, जिसमें जो श्रेणी है बेस्ट न्यू एज का, इसमें ग्रैमी अवार्ड कौन जीता है आपको बताना है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जीता गया है डी, चंद्रिका टंडन जी के द्वारा। कौन जीता है? चंद्रिका टंडन जी। देखिए इनके बारे में डिटेल में। भारतीय मूल की ये अमेरिकी संगीतकार है, नाम है चंद्रिका टंडन जी। और इनका जो एल्बम है त्रिवेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि उस एल्बम का नाम क्या है, तो वो है त्रिवेणी, जिसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ओके, एल्बम में क्या खासियत है? विश्व संगीत के साथ साथ इसमें वैदिक मंत्र है और ध्यानपूर्ण स्वर शामिल है। ओके, 71 वर्ष की ये चंद्रिका टंडन का पहला ग्रैमी पुरस्कार है। इससे पहले चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम सोल कॉल के लिए 2011 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, तो उस समय ये जीत नहीं पाई थी।
अपने एल्बम सोल कॉल के लिए। तो इस बार इन्होंने जीता है अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो देख लीजिए कि हमें इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। ये शुरू हुआ था 1959 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। और अगर बात करें भारत में कौन कौन इसको कितनी बार पाया है, तो सबसे ज़्यादा बार 5 बार कौन जीता है? दिवंगत सितार वादक पंडित रविशंकर जी ने 5 बार। ओके, उसके बाद 4 बार कौन जीता है? दिवंगत तबला वादक जाकिर हुसैन जी ने। और 3 बार जीते हैं रिकी केज जी ने। उसके बाद जो है ए आर रहमान, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया और रिकॉर्ड निर्माता पीए दीपक ने इसको 2-2 बार जीता है। ओके, और अगर बात करें एक बार इसको कौन कौन जीता है, तो यहाँ पे आप कई नाम लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको रोक करके देख सकते हो। इन सभी लोगों ने इसको एक बार जीता है। किस पुरस्कार को? ग्रैमी पुरस्कार को। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? तो कौन सा पुरस्कार है ये? टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये जीता गया है ए आर प्रगना नंदा के द्वारा। कौन जीता है? आर प्रगना नंदा जी। दोस्तों ये चेस से संबंधित ये खिताब है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का 87 नंबर का जो संस्करण है वो जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया है? वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को। ओके, 2024 का जो 86 नंबर का हुआ था उसके विजेता बने थे चीन के वेई यी। ओके, ये बात हो रही है पिछले वर्ष की। इस पुरस्कार को लास्ट बार किस भारतीय ने जीता था? तो वो थे विश्वनाथ आनंद जी 2006 में। और 2006 से पहले 1989, 1998, 2003, 2004 और 2006 में इन्होंने यह 5 बार जीता था। यानी कि ये 2006 में जीतने से पहले ये 4 बार ऑलरेडी इसको जीत चुके थे। क्या नाम है इनका? विश्वनाथ आनंद जी। यहाँ पे बात हो रहा है टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स के बारे में। तो देख लीजिए कि इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये जो प्रतियोगिता होती है कहाँ पे की जाती है? नीदरलैंड देश में। हर साल इसका यहाँ पे आयोजन किया जाता है। शुरुआत हुआ था ये 1938 में और इसको हम लोग कहते हैं शतरंज का विम्बलडन। वर्ष 2011 से जो है टाटा स्टील इसका क्या बना हुआ है? प्रायोजक। इसको सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जी। इसको ये 8 बार जीत चुके हैं। ये है इनकी फोटो। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में भारत की पहली जो है एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? यानी कि ये भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी है। तो बताइए कि ये कहाँ पे बनाई जा रही है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? बी, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी। देखिए इसके बारे में डिटेल में। महाराष्ट्र जो है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य बनने जा रहा है, जो एआई शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसका जो योजना होगा, क्रियान्वयन होगा, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया जा रहा है जिसमें शिक्षा, उद्योग, सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो ये कहाँ पे बनने वाला है? महाराष्ट्र में इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके आप अपना हमें रिव्यू बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।